Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher MB Saleem, Senior Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahibal. I welcome you to the DPS digital classes. Let's start our today's lecture. आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमने ओहम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में सीखना है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास ये 2 बीकर्स हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर इनको हम एक पाइप के ज़रिए मिलाएं तो आप मुझे बताएं, क्या एक बीकर से वाटर दूसरे बीकर की तरफ फ्लो करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों साइडों पे वाटर का लेवल सेम है। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोनों बीकर्स में वाटर की अमाउंट को चेंज किए बगैर क्या आप बीकर 2 से बीकर 1 की तरफ वाटर को फ्लो करा सकते हैं? आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकेंड है। टाइम इज अप। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। अगर हम बीकर नंबर 2 की हाइट को इंक्रीज कर दें तो बीकर नंबर 2 से बीकर नंबर 1 की तरफ वाटर फ्लो करेगा। देन व्हाई वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द बीकर 2 टू द बीकर नंबर 1? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइट। बीकर नंबर 2 की हाइट को बढ़ाने से इस साइड पे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बीकर नंबर 1 की हाइट कम होने की वजह से इस साइड पे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा। Water is flowing because of the difference in height. अब हम जानना चाहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल वायर हो तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली फ्लो कर सकती है? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमें इसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। मिसाल के तौर पे ये बॉल है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो लिहाजा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्राउंड पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 की इक्वल होगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया
कि एक बॉल ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है। एक इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी में केमिकल रिएक्शन की वजह से इसके एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और दूसरे टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अगर हम कन्वेंशनल करंट के हवाले से बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और नेगेटिव चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अगर हम इस सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक वायर की हेल्प से मिला दें तो ये पॉजिटिव चार्जेस में ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे और इस बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की बात करें या वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करें, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं और दोनों का यूनिट जूल है। अगर आप 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्जेस में ये हायर पोटेंशियल पे होते हैं और नेगेटिव चार्जेस में वो लोअर पोटेंशियल पे होते हैं। जब इनको हम एक वायर से मिलाते हैं तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। देन व्हाई करंट इज फ्लोइंग? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अगर बैटरी को इन दोनों एंड्स के क्रॉस 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अब आप दोबारा से सुनेंगे। अगर बैटरी को केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इन दोनों एंड्स के क्रॉस 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। वाटर क्यों फ्लो करता है? हाइट में डिफरेंस की वजह से। और करंट क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल पे होते हैं जबकि नेगेटिव चार्जेस हैं वो लोअर पोटेंशियल पे होते हैं। करंट, rate of flow of electrical charges. Current I is equal to Q by T. Unit of current is ampere and ampere is equal to 1 coulomb per second. यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो करंट 1 एम्पियर की इक्वल होगा। रेजिस्टेंस, opposition to the flow of इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब किसी वायर में से फ्लो करते हैं, किसी वायर में से मूव करते हैं तो ये वायर के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होगी। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिजन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि अगर आप किसी कंडक्टर को हीट अप करेंगे तो इसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एटम्स की काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इन एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और इनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के इंक्रीज होने से इनका इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में
रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स को हीट अप करने से इनकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो जाती है। ओहम्स लॉ में हमने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन के बारे में सीखना है। हम ओहम्स लॉ के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी लिमिटेशंस के बारे में सीखेंगे और हम ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। Number 1, definition of Ohm's law. Current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, provided the physical state of conductor such as temperature etc. remain constant. यानी एक सर्किट में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। फर्स्ट करें कि इस वाले सर्किट में पोटेंशियल ऑफ लाइट जो है वो V वोल्ट की इक्वल है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो है वो I की इक्वल है। देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V and I are directly proportional to each other. अगर आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज करें, then we can write V is equal to IR, where R is the resistance of the conductor. इस वाली डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर यानी करंट को पुश करता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, जबकि ओहम यानी रेजिस्टेंस करंट को आगे से अपोज करती है। V में और I में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रेजिस्टेंस हमने पहले भी डिस्कस किया। मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स एक मेटेलिक वायर में से मूव करते हैं तो ये मेटेलिक वायर के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होगी। Now what is the cause of the resistance? Collision of electrons with the atoms of conductor. Now we discuss about the unit of resistance. Unit of resistance is ohm. Definition of ohm. अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें और इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर की इक्वल हो तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओहम की इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर आप इस रिलेशन में से R की वैल्यू निकालें तो R इज इक्वल टू आएगा V डिवाइडेड बाय I। यूनिट ऑफ R इज ओहम and that of V is volt and unit of current is ampere. Therefore we can write ohm is equal to a volt per ampere. Ohm is equal to volt per ampere. Dependence of resistance. Value of resistance depends upon the number 1 nature of material of the conductor, यानी एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन की रेजिस्टेंसेस में मुख्तलिफ होंगी क्योंकि इनके मटेरियल की नेचर मुख्तलिफ है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, और ऐसे मटेरियल्स जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। Resistance also depends upon the
डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, यानी ये वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस जो है ये चेंज हो जाती है अगर आप किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब हम ओहम्स लॉ की लिमिटेशन और इसकी ग्राफिकल वेरिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। एक कंडक्टर जो है उसी सूरत में ओहम्स लॉ को ओबे करेगा अगर उसकी रेजिस्टेंस में चेंज ना आए। अगर उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए तो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अगर आप वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो ये वाला ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है कि वोल्टेज में और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। नाउ वी टॉक अबाउट द ohmic conductors. A conductor which strictly obeys the Ohm's law is called the ohmic conductor. यानी ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ohmic कंडक्टर्स का नाम देंगे। इस सूरत में वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और जब ओहमिक डिवाइसेस में से या ओहमिक कंडक्टर्स में से हम करंट को पास करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आती। एग्जांपल्स ऑफ द ओहमिक कंडक्टर्स: मेटालिक कंडक्टर्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, H2SO4, these are known as the ohmic conductors. Non-ohmic conductors: conductor which doesn't obey the Ohm's law is called the non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors के लिए अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। Examples of the non-ohmic conductors: filament of a bulb is a non-ohmic conductor, semiconductor diodes, gases, all these are the non-ohmic conductors. अब हम जानना चाहते हैं कि कुछ कंडक्टर्स जो हैं वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्यों होते हैं। फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज ए नॉन ओहमिक डिवाइस क्योंकि फिलामेंट ऑफ ए बल्ब जो है इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। शुरू में जब फिलामेंट में से कम करंट फ्लो करे और इसके टेम्परेचर में चेंज ना आए तो इसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज नहीं आएगी। इस सूरत में वोल्टेज और करंट के दरमियान बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। इस कोलिजन की वजह से हीट पैदा होगी और फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फिलामेंट की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट में कमी हो जाएगी। लिहाजा वोल्टेज और करंट के दरमियान बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। अगर आप एक सेमीकंडक्टर डायोड के लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड में से जब हम करंट पास करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज आ जाती है। इसी तरह से अगर आप गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो भी करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ
नहीं होगा। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। आप रेजिस्टेंसेस को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर वन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, एंड नंबर टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं। In series combination of resistances, there is only one path for the flow of electric current. आप देख सकते हैं कि करंट के फ्लो का एक ही रास्ता है। अगर आप यहाँ पे एमीटर लगाते हैं तो फर्ज करें कि सर्किट में से पास होने वाला करंट I की इक्वल है। अगर आप इस वाले एमीटर को रेजिस्टेंस R1 और R2 के दरमियान में लगाएं, देन अगेन करंट इज इक्वल टू I। अगर आप इस वाले एमीटर को R2 और R3 के दरमियान में लगाएंगे, देन अगेन करंट इज इक्वल टू I। तो हमने क्या देखा कि तमाम केसेस में फ्लो होने वाला करंट जो है वो I की इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि R1, R2 और R3 में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। अगर आप तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टमीटर लगाएं तो इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू जो है V की इक्वल होगी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। लेकिन अगर आप R1, R2 और R3 के क्रॉस अलग-अलग वोल्टमीटर लगाएं तो रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज जो है V1 की इक्वल होगा, रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 की इक्वल होगा और रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस वोल्टेज जो है वो V3 की इक्वल होगा। यानी तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। फर्ज करें कि पूरे का पूरा जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस RE की इक्वल है, यानी पूरे के पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो RE की इक्वल है और पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I की इक्वल है और अप्लाइड वोल्टेज जो है V की इक्वल है। अगर आप इसके ऊपर ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, देन V इज इक्वल टू आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। अब हम रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। वोल्टेज V1 इज इक्वल टू आएगा I मल्टीप्लाइड बाय R1। अगर आप रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, देन वोल्टेज V2 इज इक्वल टू आएगा I मल्टीप्लाइड बाय R2। इसी तरह से अगर आप R3 के क्रॉस ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, देन वोल्टेज V3 इज इक्वल टू आएगा I मल्टीप्लाइड बाय R3। ये वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो है आगे जाके तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी वोल्टेज V1, वोल्टेज V2 और V3। लिहाजा हम कह सकते हैं वोल्टेज V ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आप वोल्टेज V1, V2 और V3 की वैल्यूज पुट करें तो हमारी इक्वेशन जो है उसका हम इस तरह से लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे करंट I तमाम की तमाम टर्म्स के साथ मौजूद है, लिहाजा हम करंट I को इसमें से कॉमन ले सकते हैं।
अब क्योंकि करंट आई इक्वालिटी की दोनों साइडों पे मौजूद है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लिखेंगे R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है वो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने आर इक्विवेलेंट को R1, R2 और R3 को प्लस करने के बाद निकाला है, लिहाजा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1, R2 और R3 के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं। देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। अगर आप R1 के क्रॉस एमीटर लगाएं तो R1 में से पास होने वाला करंट I1 के इक्वल है। ऐसे ही अगर आप R2 के क्रॉस एमीटर को लगाते हैं तो R2 में से पास होने वाला करंट I2 के इक्वल है, और R3 में से पास होने वाला करंट I3 के इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि R1, R2 और R3 में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है। अगर आप तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाएं तो इनके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू V के इक्वल होगी, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यानी तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। फर्ज करें कि पूरे के पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट के इक्वल है, आर ई के इक्वल है। अगर आप होल सर्किट के ऊपर ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, देन वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू V है, करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज इक्वल टू I है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। इसमें से अगर आप I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। अब हम बारी बारी R1, R2 और R3 के ऊपर ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस R1, करंट I1 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइडेड बाय R1। अब रेजिस्टेंस R2 के लिए करंट I2 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइडेड बाय R2। इसी तरह से रेजिस्टेंस R3 के लिए करंट I3 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाय R3। असल में ये बैटरी का करंट I जो है आगे जाके तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि करंट I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आप करंट I1, I2 और I3 की वैल्यूज को पुट करें, देन वी कैन राइट V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। इसमें हम वोल्टेज V को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज V इक्वालिटी के दोनों साइडों पे मौजूद है, लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और प्लस 1 ओवर R3। याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1, R2 और R3 के मुकाबले में कम होगी।
अब हम सम अप करते हैं कि इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हमने क्या लर्न किया। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. नंबर 2, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, और आखिर में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।